हेलो व्यूअर्स। तो अभी जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है वोल्वोलस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरसेप्शन के बारे में बताया, दोनों का आपको डिफ्रेंशिएट करके भी बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन करते हुए यहाँ पर भी डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज़ वोल्वोलस। वोल्वोलस इज़ द ट्विस्टिंग और एक्सियल रोटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ बाउल अराउंड इट्स मेसेंट्री। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है कि बाउल जो होता है वो अपने एक्सियली मतलब ठीक है एक्सियल रीजन के ऊपर ही ट्विस्ट कर जाता है, रोटेट कर जाता है अबाउट इट्स मेसेंट्री, जिसकी वजह से ऊपर एक इस तरीके की बाउल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसी को हम वोल्वोलस नाम देते हैं। और इंटरसेप्शन मैंने क्या बताया था कि पार्ट जो है एक दूसरे के अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है। प्रोक्सिमल पार्ट जो है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये थी इंटरसेप्शन में कि इसमें प्रोक्सिमल पार्ट इन्वेजिनेट होता है इनटू डिस्टल, और यहाँ पे वोल्वोलस में क्या होता है कि ये एक्सियल रोटेशन करता है अबाउट इट्स मेसेंट्री। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने की हैं। जैसे इंटरसेप्शन 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरीके से वोल्वोलस भी है। ठीक है, तो वोल्वोलस की डेफिनेशन की अभी बात हो गई। नेक्स्ट वोल्वोलस की कैटेगराइज की गई है, इनको क्लासीफाई किया गया है किसने, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी के अंदर क्या आएगा, प्राइमरी के अंदर जितनी भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से मान लो अगर वोल्वोलस के अंदर वोल्वोलस डेवलप हुआ है तो वो सब प्राइमरी के अंदर आएंगे। लाइक जैसे हमने एक टर्म आपने पढ़ा होगा नियोनेट्रम। ठीक है, नियोनेट्रम जो कंडीशन होती है वो इसी के अंदर आएगी। इसके अलावा सिग्मोइड कोलन जो है, अगर सिग्मोइड वोल्वोलस अगर डेवलप होता है तो वो भी जनरली प्राइमरी के अंदर ही माना जाता है। नेक्स्ट अगर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ कि सेकेंडरी वोल्वोलस क्या होता है, तो सेकेंडरी वोल्वोलस वहाँ पे डेवलप होगा अगर मान लो पेशेंट की पहले कोई हिस्ट्री हुई है। ठीक है, पहले कोई भी ऑपरेट हुआ है, पेल्विक रीजन से रिलेटेड कोई भी ऑपरेट हुआ है और वहाँ पे बैंड या एडिशंस बने हैं, और उन बैंड या एडिशंस की वजह से कोई पैथोलॉजी ऐसे डेवलप हुआ है जिसकी वजह से अगर वोल्वोलस फॉर्मेशन हुआ है तो वो आएगी सेकेंडरी वोल्वोलस के अंदर। या फिर कोई स्टोमा बन गया है, जैसे इनमें होता है लैप्रोटमी वगैरह हम करते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए एक स्टोमा ओपन छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट उसमें रिकवर किया जाता है। तो उसके अराउंड अगर मान लो डेवलप हुआ है तो उसको वो सब आएंगे सेकेंडरी के अंदर। तो ये था अबाउट इसकी क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। नेक्स्ट जनरली जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मतलब मेजॉरिटी जो होती है डेवलप होने की वोल्वोलस की, वो सबसे मेजर सबसे कॉमन जो होता है वो होता है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन में ही वोल्वोलस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसका नाम होता है सिग्मोइड वोल्वोलस। इसकी जनरली जो डायरेक्शन होती है, ये मेन पॉइंट है ध्यान रखना, इसकी जनरली जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है सिग्मोइड वोल्वोलस की। इसके जो प्रेजेंटिंग मतलब फैक्टर होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से मेनली ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्या हो सकता है, अगर पेशेंट की रेजिड्यू डाइट जो होती है अगर वो ज़्यादा हाई हो, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, अगर पेशेंट को कंजेनाइटली ऐसा कुछ हो कि जो मीज़ोकोलोन है, जो पेल्विक मीज़ोकोलोन होते हैं वो ज़्यादा अगर लंबे हों, ठीक है, या फिर मीज़ोकोलोन की जो अटैचमेंट हो वो काफ़ी नैरो हो, तो ये सब कुछ पॉइंट होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, आपको सिग्मोइड वोल्वोलस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मीज़ोकोलोन अगर ज़्यादा लंबा होगा तो वो इजीली मतलब जो नॉर्मली मूवमेंट होती है उससे ज़्यादा मूव कर पाएगा। इसी तरीके से अगर नैरो होगा तो उसके अंदर ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, और तो ये था अबाउट सिग्मोइड वोल्वोलस। एक आता है कंपाउंड वोल्वोलस, जो जनरली रेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, पेशेंट के अंदर फिर भी मिलता है। कंपाउंड वोल्वोलस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि वोल्वोलस जनरली सिग्मोइड वोल्वोलस के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कोलोन के अंदर वही एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी लेंथ और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि वो अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर अल्टर्ड होती है तो उसकी मतलब बाकी सब के कंपेरिजन में उसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो ट्विस्टिंग कर सके। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कंपाउंड वॉल्वुलस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इलियम जो रीजन होता है, मान लो अगर पेल्विक मेसोकोलोन अगर उनकी लेंथ ज़्यादा लंबी है या फिर वो नैरो है अटैचमेंट के रूप में, तो वो क्या होता है कि जो इलियम होता है उसकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि वो अपने आप में ट्विस्ट कर जाती है अराउंड सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो इसी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ इलियम है, यहाँ से सिग्मोइड कोलन जा रहा है, तो मेसोकोलोन की वजह से वो ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है कि इलियम और सिग्मोइड कोलन आपस में मिलकर एक वॉल्वुलस क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है इलियो-सिग्मोइड वॉल्वुलस, जिसको हम मेनली नाम देते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वॉल्वुलस। ये जनरली रेयर पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में पाया जाता है। चांसेस मैंने मेनली बता दिया आपको कि चांसेस जनरली उन्हीं केसेस में ज़्यादा होता है जिनमें पेल्विक मेसोकोलोन की लेंथ ज़्यादा हो या फिर नैरो अटैचमेंट हो। नेक्स्ट अगर हम डायग्नोसिस की जैसे मैंने बात की, तो डायग्नोसिस हम जनरल डायग्नोसिस के अलावा हम एक्सरे जब इसमें कराएंगे तो इसमें हमें इलियम और सिग्मोइड दोनों ही डिस्टेंडेड मिलेंगे। ठीक है, और इस केसेस के अंदर पेशेंट का जो जनरली एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन तो पेशेंट को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जनरली आपने देखा होगा ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के अंदर जो एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है वो भी ऑटोमेटिकली जिस तरीके से सिम्टम डेवलप होते हैं तो डिस्टेंशन भी अच्छा खासा मिलता है पेशेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे मतलब जो डिस्टेंशन होगा पेशेंट के अंदर वो सीवियरिटी के हिसाब से काफ़ी माइल्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में सेम वही रहेगा। सबसे पहले हम इसको डिकम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर सिग्मोइड वॉल्वुलस है तो हम उसको पर एनम डिकम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर होता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो हम उसके नेक्स्ट क्या हमारा प्रोसेस रहेगा ओपन सर्जरी। ठीक है, उस फैक्टर को रिलीव करने के लिए। और सर्जरी में कौन सी होगी, लेप्रोटमी हम करेंगे। लेप्रोटमी में हम मेनली क्या करेंगे, लेप्रोटमी में हम क्योंकि जो इलियो और सिग्मोइड जो होता है उस केसेस में क्या होता है कि 100% जो होता है कुछ जो पार्ट जो भी इन्वॉल्व हुआ है वो अंडर इस्टीमिया मतलब जाता ही जाता है, मतलब स्ट्रेंगुलेशन वहाँ पे 99.9% केसेस में होने के चांसेस होते ही होते हैं। ना केवल इलियो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, इलियो सिग्मोइड वॉल्वुलस, लेकिन इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस दोनों में ही स्ट्रेंगुलेशन होने के चांसेस 90% रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात जैसे मैं कह रही थी तो इन केसेस में जहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होगा वहाँ पे हमें रिसेक्शन भी करना पड़ेगा। रिसेक्शन मीन्स कट करना पड़ेगा और साथ में उसकी एनास्टोमोसिस भी करनी पड़ेगी, मतलब बीच का जो ख़राब पार्ट हो गया उसको कट करके आपस में बचे हुआ जो वायबल पार्ट है उसको सिलना, तो वो कहलाता है रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। तो ये था ऑल अबाउट वॉल्वुलस। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।